नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। आज आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश करने के लिए इतने मैसेज भेजे, इतनी शुभकामनाएं दी, एक बार तो दिल भर आया। सबको पर्सनली धन्यवाद देना, थैंक यू कहना संभव नहीं है, तादाद इतनी ज्यादा है। आपके इस अपनेपन के लिए, प्यार के इस नायाब तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से इंडिया टीवी का बदला हुआ लुक आपने देखा। इस नए मॉडर्न लुक को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत पता चल जाता है। इंडिया टीवी का यह नया लुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए भी आपका आभार, आपको धन्यवाद। आज की बात का, आज का यह शो भी नए लुक के साथ है, खबरें भी नई हैं। आज बात करेंगे गुजरात से आई बड़ी खबर की। 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आज एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। बात 14 साल पहले की है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 की शाम को 20 से ज्यादा ब्लास्ट हुए थे। बड़ी दर्दनाक घटना थी। 56 लोग की जान चली गई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, त्राही त्राही मची थी। आज अहमदाबाद की अदालत ने उन्हीं धमाकों के केस में यह फैसला सुनाया। स्पेशल कोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम है। यह पहली बार है जब किसी मामले में एक साथ 49 लोगों को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में कोर्ट ने 26 लोगों को मुजरिम ठहराया था। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 लोगों को एक साथ सजाए मौत सुनाई गई है। यह भी एक रिकॉर्ड है। इस केस को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। अदालत ने कहा, इन धमाकों के मुजरिम प्रतिबंधित संगठन सिमी और उसके ही एक और रूप इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। वो गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने धमाकों के लिए उन ठिकानों को चुना जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। अदालत ने कहा कि ब्लास्ट करने वालों ने धमाके करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्लानिंग की, ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए। कोर्ट ने कहा, यह मामला इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर है क्योंकि मुजरिमों ने न सिर्फ ब्लास्ट किए बल्कि ब्लास्ट के बाद जो लोग हॉस्पिटल लाए गए थे उन्हें भी टारगेट किया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में पहली बार हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया था। आतंकवादियों को पता था कि जख्मी लोग हॉस्पिटल लाए जाएंगे, उनके परिजन भी पहुंचेंगे, अफसर भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे और हो सकता है कि उस समय वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। जज AR पटेल ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि आतंकवादियों के निशाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के उस वक्त के होम मिनिस्टर अमित शाह और लोकल MLA प्रताप सिंह जाडेजा भी थे। कोर्ट ने कहा, यह तो नरेंद्र मोदी की खुशनसीबी थी, उनकी किस्मत थी कि वो इन धमाकों का निशाना बनने से बच गए। यानी मुजरिमों का टारगेट आम जनता ही नहीं, राज्य की हुकूमत थी, सरकार थी। वो दंगा और अराजकता करके इस्लामिक राज कायम करने का इरादा रखते थे। जज पटेल ने बहुत सख्त लहजा अपनाते हुए जजमेंट में यह भी लिखा कि अगर ऐसे लोग देश में रहकर राष्ट्र विरोधी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा देकर जेल में रखकर पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा मानवता के खिलाफ जुर्म करने वाले नरभक्षी तेंदुओं को समाज में खुला छोड़ना। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर से सरकारी वकील से उन्होंने बात की और यह समझने की कोशिश की है कि आखिर जज ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों माना। अब मानते हैं कि ये केस में जो ये तो अच्छा हुआ कि सूरत में बॉम्ब प्लांट किए गए तो वो फूटे नहीं।
अहमदाबाद में बॉम्ब का प्लांट किया ने उसको ब्लास्ट भी कर दिया, तो उसमें 56 से ज़्यादा लोग मर गए थे और 244 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर चला गया था, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई थी। और ये कोर्ट ने माना कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इतने बड़े पैमाने पर। और ब्लास्ट भी इस तरह किया कि जैसे पहला ब्लास्ट सिविल में हुआ और लोग जब आने लगे एडमिट होने के लिए, उसी टाइम मारुति कार में एक और ब्लास्ट कर दिया ताकि जितने लोग ज्यादा इकट्ठे वहां हुए तो इतने ज्यादा लोग की कैजुअलिटी हो सके। और ये सब सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। बार हमने देखा कि किसी हॉस्पिटल को टारगेट किया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ था भारत में कि पहली बार ऐसा हुआ था हॉस्पिटल को टारगेट किया गया था। और आपने लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि ये जो बनाव बना 2008 में, इसके बाद इंडिया में कहीं भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। ये मामला इतना गंभीर था कि इसे बार बार याद करना जरूरी है। इसके दर्द को, इसकी तकलीफ को समझना जरूरी है। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया 2008 के धमाकों के वक्त अहमदाबाद पुलिस में जेसीपी क्राइम थे। सीरियल ब्लास्ट की जांच उन्हीं की निगरानी में हुई थी। जज AR पटेल ने अपने फैसले में आशीष भाटिया और उनकी टीम के काम की तारीफ की है। यही वजह है कि फैसला आने के बाद आशीष भाटिया ने इसे पूरी जांच टीम की मेहनत का नतीजा बताया। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये केस भी बहुत बड़ा था, कारण कि अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे, 20 केस रजिस्टर हुए थे। सूरत में कुल 29 जगह पे बॉम्ब रखे गए थे और उसमें कुल 15 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और कुल 35 जो है गुना उनको क्लब करके एक जो है कोर्ट में चलाया गया था। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं जो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं हमारे, खास करके श्री HM ध्रुव, श्री अमित पटेल, श्री मितेश अमीन, श्री सुधीर ब्रह्मभट्ट, उनको खूब खूब अभिनंदन देना चाहता हूं कि उनने इतने साल तक खूब मेहनत की और उसका आज हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसी तरह से जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसमें कुछ ऑफिसर्स थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ ऑफिसर्स थे जो ऑपरेशन कर रहे थे, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। वो एक बड़ी टीम थी। कुछ ऑफिसर्स बाहर से लाए गए थे, कुछ क्राइम ब्रांच के, अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स वहाँ पर पोस्टेड थे और वो DCP क्राइम श्री अभय चुड़ासमा की निगरानी में ये सब काम हुआ था। तो वो उनको सबको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। 14 साल पहले उस भयानक दिन जब अहमदाबाद में खून की नदियां बह गई थी, लोगों की लाशें बिछ गई थी, उस मामले को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं था। निर्णय कपूर ने अहमदाबाद सेक्टर 1 के JCP राजेंद्र अंसारी से भी बात की। वो उस पुलिस टीम का हिस्सा थे जिसने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की जांच की थी। अंसारी ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें साफ निर्देश दिया था, इस ब्लास्ट के पूरे मॉड्यूल को पकड़ा जाना चाहिए। इस मामले को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मिसाल बनाना होगा, ये कहा था नरेंद्र मोदी ने। इसका पूरा श्रेय पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी और हमारे क्राइम ब्रांच के जो तत्कालीन जो DGP श्री आशीष भाटिया साहब और अभय चुड़ासमा थे, उनको ये पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि उनके सुपरविजन में इस केस में शुरुआत से छोटी सी छोटी कड़ी प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोशिश की और उसमें ये सफलता मिली है। इसलिए आज ये परिणाम हमारे सामने है। आप क्या मानते हैं, अदालत ने जब ये फैसला आज सुनाया है, आप किस तरह से देखते हैं? जिस पैमाने पर कैपिटल पनिशमेंट, जनरली कैपिटल पनिशमेंट होती ही नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कैपिटल पनिशमेंट देना है, ये गुजरात पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इन्वेस्टिगेशन टीमों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनको श्रेय दूंगा, क्योंकि इस केस की गंभीरता को लेकर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्होंने जो भी एविडेंस इकट्ठा किया है, वो आज इस केस को इस परिणाम तक ले जाने में हम लोग कामयाब हुए। उस वक्त जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन इस तरह होनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा प्रेसिडेंट साबित हो, एक बहुत बड़ी भेंट होगी वो राष्ट्र के लिए। आप क्या मानते हैं, वो जो उनका उद्बोधन था उस समय का, कहीं ना कहीं वो अब सार्थक होता नजर आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। जब ये घटना बनी तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी साहब और इस टाइम के गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब जो इंडियन होम मिनिस्टर है, वो काफ़ी चिंतित और गंभीर थे इस केस को लेकर। और उन्होंने गुजरात पुलिस को और ख़ास करके क्राइम ब्रांच को जो भी हो सके, जितना भी हो सके, कैसे भी हो सके, ऐसा सूचना करके रात दिन मार्गदर्शन देते हुए इस केस की कड़ी और इसके तह तक जाने के लिए सबको बताया गया था। और सरकार के उसी नेतृत्व और मार्गदर्शन की वजह से गुजरात पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली। अहमदाबाद की अदालत का आज जो फैसला आया वो निश्चित रूप से गुजरात पुलिस की जांच और लीगल टीम की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इसका क्रेडिट गुजरात की उस वक्त की सरकार को, उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति को भी देना होगा। अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे। अहमदाबाद में एक के बाद एक 20 से ज्यादा धमाके हुए। आतंकवादियों ने लीडरशिप को बड़ी चुनौती दी थी। मोदी ब्लास्ट के फौरन बाद अहमदाबाद पहुंचे, अफसरों से बात करके लेटेस्ट अपडेट लिया और उसके बाद वो घटनास्थल पर जाना चाहते थे। हॉस्पिटल जाकर घायलों से मिलना चाहते थे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। पुलिस वालों ने कहा कि अभी भी ब्लास्ट हो रहे हैं, कितनी जगह विस्फोटक लगाए गए हैं, कहां बम फट सकता है, कुछ पता नहीं, क्योंकि ब्लास्ट के 2 घंटे पहले अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भी जोरदार हंगामा धमाका हो चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी रुके नहीं। स्पॉट का दौरा किया, हॉस्पिटल गए, मरीजों से मिले और अपनी स्ट्रांग लीडरशिप से एक बड़ा मैसेज दिया कि दुख की घड़ी में सरकार लोगों के साथ है, मुख्यमंत्री उनके बीच है। इसके साथ साथ मोदी ने पुलिस अफसरों को डायरेक्शन दिया कि वो जल्द से जल्द इन धमाकों के मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लें और एक मिसाल पेश करें। जिस वक्त अहमदाबाद में ये धमाके हुए, उस वक्त आईपीएस अधिकारी अभय चुडासमा अहमदाबाद पुलिस में डीसीपी क्राइम थे। उन्होंने इस केस की जांच में अहम भूमिका निभाई। चुडासमा इस वक्त गांधीनगर रेंज के आईजी हैं। निर्णय कपूर ने उनसे भी बात की। चुडासमा ने बताया कि उस वक्त पुलिस ने नरेंद्र मोदी को हॉस्पिटल न जाने की सलाह दी थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे। मोदी पुलिस की बात नहीं मानी और हॉस्पिटल गए, जबकि रिस्क बहुत बड़ा था। पुलिस अफसर यह भी बताते हैं कि ब्लास्ट के अगले दिन नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों को कहा था अगर वो इस केस को क्रैक कर लेते हैं तो ये गुजरात की तरफ से पूरे देश को बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। ये बात जो आपने अभी पूछी वो मेंशन की गई है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या का इन लोगों ने प्लान किया था। और वो जो विटनेस है उसने स्टेटमेंट भी दिया है कि कोई एक टेरर कैंप आयोजित हुआ था, उसमें पूरी रात ये डिस्कशन चला था। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ब्लास्ट हुए उस दिन जो टारगेटेड एरिया थे वहाँ पे जो ब्लास्ट हुए और सिविल हॉस्पिटल और एलजी हॉस्पिटल वहाँ पे ब्लास्ट हुए, दोनों के बीच में तकरीबन 2-2.25 घंटे का टाइम गैप था। इनका आइडिया ये था कि एक बार ब्लास्ट होता है तो इंजर्ड और मरने वालों को सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और नज़दीकी 2 हॉस्पिटल थे, एक सिविल थी, एक एलजी थी। तो कोई भी लीडरशिप के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सीधे सिविल पे या एलजी पे आएंगे। इसलिए उन लोगों ने 2 घंटे बाद का टाइमिंग रखा। और सबसे खास बात यह है कि जो सिविल के ट्रॉमा सेंटर के पास जो कार रखी थी जिसमें विस्फोटक रखे थे, उसमें विस्फोटक की मात्रा भी ज़्यादा थी और साथ में 4 से ज़्यादा गैस सिलेंडर भी रखे थे। इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि मैं जब साइट पे गया तो चारों तरफ मानव अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक कोई विक्टिम का पैर तो मुझे याद है 200 मीटर जितना दूर पड़ा था। इतना तीव्रता वाला ये ब्लास्ट था। तो अगर नेतागिरी के लोग टाइम पे वहां पहुंचते जैसी इनकी गिनती थी तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और इत्तेफाक से सीएम साहब ने काफ़ी ब्लास्ट वाली साइट का विजिट लिया, हॉस्पिटल का विजिट लिया और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का भी विजिट लिया। मगर क्योंकि ये थोड़ा सा डिले हुआ, हम लोगों ने भी, क्योंकि
इतने सारे ब्लास्ट हुए थे तो सर्टेन नहीं थे कि और कौन से ब्लास्ट बाकी है। लेकिन फिर भी मोदी जी आए और बकायदा पुलिस कमिश्नरेट में उन्होंने मीटिंग भी की और ब्लास्ट साइट पे भी वो गए। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था? उन्होंने उस वक्त तो उनके चेहरे पे दुख था, उन्होंने जो भी लोग हॉस्पिटल में थे उनको सांत्वना दी, हम लोगों को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया। मगर जब दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग हम लोगों की बुलाई तब हमारे डीजी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर और आज के डीजीपी श्री भाटिया साहब थे, मैं था, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब थे। तो उन्होंने एक ही बात बताई कि ये ब्लास्ट जो कई राज्यों में इससे पहले भी हुए, अगर हम ये डिटेक्ट करते हैं तो देश को गुजरात पुलिस की तरफ से और गुजरात की तरफ से सबसे बड़ी भेंट है। आज जिस केस में 38 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई, इसका जिक्र आज से 13 साल पहले आपकी अदालत में भी हुआ था। मुझे याद है नरेंद्र मोदी 2009 में आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरह गुजरात की पुलिस ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की जांच की, एक मिसाल कायम की, कैसे उनकी सरकार की एंटी टेरर पॉलिसी को देश के अन्य राज्यों को भी फॉलो करना पड़ा। गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात में। नरेंद्र मोदी से लोगों के लाख मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आतंकवाद का मुकाबला करने का जो जज्बा, जो कुशलता, जो कौशल नरेंद्र मोदी में है, उस पर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने साबित करके दिखाया है। आज अदालत का जो फैसला आया उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। मोदी ने अपनी इच्छा शक्ति से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। अभी मैंने आपको आपकी अदालत की जो 13 साल पुरानी जो क्लिप दिखाई है वो सबूत है इस बात का कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का इरादा तब से है जब वो मुख्यमंत्री बने थे। इसी शो में मुझे याद है मैंने मोदी से पूछा था कि 26/11 के आतंकवादी हमले के वक्त अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, भारत को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था यह लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए और अमेरिका के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर रोना बंद करना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखाया। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले किए तो फौज को खुली छूट दी। हमारे जाबाज बहादुर फौजियों ने 2-2 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की इस इच्छा शक्ति का सबको सम्मान करना चाहिए। अपने घर में हम आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब बात आतंकवाद की आए, जब बात पाकिस्तान की ज्यादती की हो, जुल्म की हो, तो पूरे देश को, हर राजनीतिक दल को एकजुट खड़े होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबको एक साथ होना चाहिए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस का फैसला आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले एक आतंकवादी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से है। इस आतंकवादी का नाम उन्होंने मोहम्मद सैफ बताया। वो आजमगढ़ का रहने वाला है। उसका पिता शादाब अहमद शेख समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। शादाब अहमद की अखिलेश यादव के साथ कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा अब यूपी की जनता को यह फैसला करना है कि वो दहशतगर्दों को पनाह देने वाली समाजवादी पार्टी को वोट देंगी या सुशासन देने वाली बीजेपी को।
अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं, आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हितचिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को। योगी आदित्यनाथ के इस आरोप पर अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। अखिलेश यादव के लिए बड़ा चैलेंज यूपी में थर्ड फेज में होने वाली वोटिंग है। तीसरे चरण में 59 सीटों के लिए परसों वोटिंग होगी। इस फेज में ज्यादातर वो विधानसभा सीटें हैं जिन्हें परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इनमें मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस ऐसे जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी आमतौर पर चुनाव जीतती रही है। मैनपुरी की करहल सीट, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है। कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने करहल में बघेल के लिए चुनाव प्रचार किया था। आज योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचे। योगी की रैली में जबरदस्त भीड़ थी और योगी ने सीधे अखिलेश पर करारा वार किया। योगी ने कहा, अखिलेश को हार दिख रही है, वो बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल से घबरा गए हैं, इसलिए 5 दिनों में ही अखिलेश को दोबारा करहल आना पड़ा और पूरे के पूरे परिवार को प्रचार में उतारना पड़ा। जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। कल मैंने आपको दिखाया था कि इटावा में पूरा का पूरा यादव परिवार इकट्ठा हुआ था। मुलायम सिंह यादव इलेक्शन कैंपेन में पहली बार दिखाई दिए थे और आपने ये भी देखा था कि मंच पर मुलायम सिंह यादव अखिलेश का नाम लेना भूल गए थे। फिर धर्मेंद्र यादव ने याद दिलाया कि अखिलेश के लिए वोट मांगे। आज योगी ने करहल की रैली में इस बात का जिक्र किया। योगी ने कहा, मुलायम सिंह यादव जानते हैं कि करहल से कौन जीत रहा है, इसीलिए वो पूछ रहे थे कि करहल से लड़ कौन रहा है। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे हैं कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। लेकिन कल समाजवादी पार्टी ने रोड शो के दौरान
शक्ति प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव ने पूरे परिवार को एक साथ दिखाया था और यह बताया था लोगों को कि यादव परिवार अब पहले की तरह बिखरा हुआ नहीं है। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं और अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें से एक तस्वीर समाजवादी विजय रथ के अंदर की है। इसमें मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव बैठे हैं और बीच में शिवपाल सिंह यादव भी दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह की सीट के हत्थे पर बैठे हुए हैं। तो आज योगी ने शिवपाल यादव की इस तस्वीर की बात छेड़ी। योगी ने कहा एक जमाने में जो पूरे यूपी के नेता थे, मुलायम सिंह यादव के खास सिपह सालार थे, जिनके साथ हजारों लोग थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो गई है। योगी ने कहा कल शिवपाल यादव मुंह लटकाए हुए थे, उन्हें कुर्सी तक नहीं मिली। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी, क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपह सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। शिवपाल यादव को योगी आदित्यनाथ ने बेचारा कहा, कुर्सी के हत्थे पर बैठने वाला कहा, तो शिवपाल यादव ने योगी को जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा 10 मार्च भाजपा साफ, थोड़ा इंतजार कीजिए। योगी ने भी आज 10 मार्च का जिक्र किया। उन्होंने कहा अभी बुलडोजर सर्विस पर गए हैं, 10 मार्च के बाद एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा और जो माफिया, जो गुंडे बिल से बाहर निकल आए हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद। मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के कैंपेन का दूसरा पक्ष दिखाता हूं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ में कैंपेन कर रहे थे, अखिलेश यादव का समाजवादी रथ जालौन, कानपुर और उन्नाव के सफर पर था। आज अखिलेश ने इन 3 जिलों में लंबी यात्रा निकाली, बीच बीच में कई जगह लोगों को एड्रेस किया। जाहिर है अखिलेश के निशाने पर थे योगी आदित्यनाथ। ग्रीन पार्क स्टेडियम किसी ने क्रिकेट मैच कराए, समाजवादियों ने मैच कराए, लेकिन हमारे बाबा जी क्रिकेट नहीं खेलना जानते। अगर उनसे बॉल कोई फेंकवा दे तो बताओ बॉल कहां फेंक देंगे। न बैट पकड़ पाएंगे न बॉल फेंक पाएंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, धुआं उड़ाने वाला। न बैट से क्रिकेट खेल सकते हैं, न बॉलिंग कर सकते हैं, न कैच पकड़ सकते हैं, न विकेट कीपिंग कर सकते हैं। केवल एक काम कर सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं। उनका सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ, लैपटॉप तो दूर चलाना, बताओ ये सांड को भी निकल पकड़ पा रहे हैं। चुनाव कब ऐसा होता है जब छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, जैसे मुलायम सिंह का अखिलेश यादव का नाम लेना भूल जाना, शिवपाल का कुर्सी के हत्थे पर बैठ जाना। योगी ने इसे बड़ा इंटरेस्टिंग इशू बना दिया और अखिलेश यादव ने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री
क्रिकेट खेलना नहीं जानते, बैट चलाना नहीं जानते, बॉल फेंकना नहीं जानते, फिर ये भी कहा कि वो सांड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये सारी बातें कैंपेन को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और कोई इनका बुरा भी नहीं मानता। यूपी की जनता के सामने ऐसी सारी बातें हैं, इंटरेस्टिंग कैंपेन है, लेकिन इस सब से ऊपर दो सरकारों का काम है। अखिलेश के 5 साल और योगी के 5 साल, दोनों की तुलना करके जनता को फैसला करना है किसने बेहतर काम किया और आने वाले दिनों में कौन यूपी को विकास के रास्ते पर बेहतर तरीके से ले जा सकता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि यहां जनता जनार्दन है, फैसला जनता करती है। जनता के सामने चुनौती पंजाब में भी है। परसों वोटिंग होनी है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए जो हाई वोल्टेज कैंपेन चल रहा था, आज वो थम गया। अब 2 दिन जनता के पास हैं सोचने के लिए किसने क्या कहा और किस पर क्या आरोप लगे, किसने कितना काम किया, किसने कौन से वादे किए, इसके आधार पर वोट तय किया जाएगा। चुनावी शोर जाहिर है अब मीडिया के जरिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास के आरोपों पर जबरदस्त सियासत हुई। कल सभी पार्टियों के नेताओं ने कुमार विश्वास के दावों पर केजरीवाल से जवाब देने को कहा था। मैंने भी आज की बात में कहा था कि केजरीवाल को सामने आकर जवाब देना चाहिए। आज केजरीवाल सामने आए, उन्होंने खुद पर लग रहे आरोपों को सियासी साजिश बताया। आरोप के जवाब में उन्होंने इल्जाम लगाया। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत रही है, इसलिए सारी पार्टियां उनके खिलाफ हो गई हैं, सभी दलों के नेता उनके खिलाफ मिल गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन पर देश के टुकड़े करने का आरोप लग रहा है। अगर आरोप सही है तो फिर 10 साल से देश की एजेंसियां क्या कर रही थी। केजरीवाल ने कहा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें सुनकर हंसी आती है। अगर वो आतंकवादी हैं तो दुनिया के सबसे स्वीट आतंकवादी हैं। अब उन्होंने अपने आप को स्वीट आतंकवादी क्यों कहा, ये सुनिए। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने एक जमाने में अपने करीबी दोस्त रहे, पार्टी के साथी रहे कुमार विश्वास पर तीखे तंज कसे, उन्हें हास्य कवि कहा। केजरीवाल ने कहा जो काम देश की एजेंसियां 10 साल तक नहीं कर पाई वो काम एक हास्य कवि ने किया है। इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है।
ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों को कॉमेडी कहा, लेकिन कुमार ने आज फिर केजरीवाल पर हमला किया। कुमार विश्वास ने कहा उन्होंने केजरीवाल को आतंकी संगठनों के सिंपैथाइजर के साथ मीटिंग करते अपनी आंखों से देखा है। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि उन्होंने केजरीवाल को ऐसा करने से मना किया था। केजरीवाल ने कुमार विश्वास को हास्य कवि कहा तो कुमार विश्वास ने इसका भी जवाब दिया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को ज्यादा न बोलने की सलाह दी। हाल ही में आई फिल्म पुष्पा का डायलॉग ट्वीट किया, लिखा फ्लावर समझाए क्या। देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया। हरियाणा का प्रहरी था वो, क्या साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें? बोलते कैसे हो? कुमार विश्वास आज ज्यादा आक्रामक थे। कुमार विश्वास ने कहा बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। केजरीवाल सीधी बात करें, यह बताएं कि उनके घर पर खालिस्तानी समर्थक आए थे या नहीं। कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल बस ये कहें कि वो खालिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ेंगे। मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेंगे ना, क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए। पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। वो कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोल रहे, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात ना कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है। ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। कुमार विश्वास के आरोपों के बाद आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आम आदमी पार्टी के अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कनेक्शन की जांच कराने की मांग की गई। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने चन्नी सरकार की इस चिट्ठी का जवाब दिया। होम मिनिस्टर ने पंजाब सरकार को पूरे मामले की जांच गंभीरता से कराने का भरोसा दिया। तो कांग्रेस को एक बड़ा इशू मिल गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केजरीवाल पर हमला बोला। राहुल और प्रियंका ने ट्विटर के जरिए अपनी बात कही। राहुल ने लिखा, केजरीवाल जी सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं, हां या ना। प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया, 4 शब्दों में लिखा, जवाब के इंतजार में। आज अरविंद केजरीवाल ने अच्छा किया कि वो कुमार विश्वास के आरोपों का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आए। और उनकी बात सही है कि इस मामले में सब उनके खिलाफ मिल गए हैं। लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि यह आरोप कॉमेडी है, क्योंकि बात गंभीर है। उन्होंने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया कि पिछले चुनाव के वक्त आतंकवादियों का साथ देने वालों के संपर्क में थे या नहीं। इसीलिए आज कुमार विश्वास को हमला करने का एक और मौका मिला।
मुझे लगता है कि केजरीवाल को साफ साफ कहना चाहिए कि वो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ हैं। उन्हें कहना चाहिए कि वो खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो किसी आतंकवादी के सिंपैथाइजर के साथ नहीं देंगे। देश के हित में, पंजाब के हित में वो खड़े रहेंगे और इसीलिए देश हित में, पंजाब हित में ये कहना, ये साफ साफ बताना वक्त का तकाजा है, जरूरत है। और अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिख समाज के धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात के बारे में। आज नरेंद्र मोदी से मिलने वालों में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, तख्त श्री पटना साहब के जत्थेदार यानी रंजीत सिंह के अलावा अमृतसर, इंदौर और श्री आनंदपुर साहब के गुरुद्वारों से जुड़े लोग शामिल थे। मोदी ने इन लोगों से अपने निजी अनुभव साझा किए, पंजाब में बिताए अपने दिनों को याद किया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी सरकार ने सिख धर्म से जुड़े पवित्र स्थानों के विकास के लिए क्या क्या काम किए। इस मीटिंग में सिख समाज के लीडर्स मोदी जी से क्या बात कर रहे थे वो इंटरेस्टिंग थी और कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली, जैसे प्रधानमंत्री को जो शॉल पहनाई गई, कई सारी शॉल थी, उन्हें उतारते वक्त मोदी ने अपने सिक्योरिटी वालों से कहा ये जमीन में टच नहीं होनी चाहिए। नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर देते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूं आपका हृदय एक सिख हृदय है। में अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की, महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी। हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में, बहुत बड़ा हमारा। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा कि उनके घर जो मेहमान आए हैं उनको वो खाना खुद सर्व करेंगे। मोदी ने कहा कि लंगर में तो आप लोग सबको खाना खिलाते हो, इसलिए आज सेवा का मौका उनको मिलना चाहिए। कोरोना काल में गुरुद्वारों में सिख समाज से जुड़े लोगों ने जिस तरह से सेवा भाव का काम किया, लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया करवाई, मोदी ने उसका जिक्र किया और उसकी तारीफ भी की। अरे सेवा मुझे करनी है आज। सेवा आज मुझे करनी है। अब मुझे बताइए साहब, कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया। ये छोटी बात नहीं है जी। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान से इतना अभी भी हमारा कोई वहाँ हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए। तो हमने उस व्यवस्था की, दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि भाई देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है। आप जाइए, सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए, सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साहब सम्मान के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। सही अनमोल रत्न है जी। गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहाँ बिताया, वो स्थान हमारे पास न हो। 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की, कम से कम
क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब में रहता था मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी। तो मेरा मन करता था कि भाई कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था कि हो गया। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि सिख समाज में गजब का सेवा भाव है। गुरुद्वारों में सबको आसरा मिलता है, लंगर में पेट भर खाना मिलता है, कई जगह मुफ्त में दवाई मिलती है, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात है समाज को सिखों का प्यार मिलता है। और सिख समाज के लोगों की बात सही है कि मोदी ने सिखों का दिल जीतने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए। अब अगर कोई ये कहे कि आज उन्होंने सिख समाज के बड़े लोगों के साथ मीटिंग इसलिए की कि वो अपने काम गिनाकर पंजाब के इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर सब राजनीतिक दल, सब नेता अपने अच्छे काम गिनाकर, अपनी उपलब्धियां गिनाकर, समाज के अलग अलग वर्गों के प्रति अपनी भावना दिखाकर वोट मांगें, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं दुनिया के सामने खड़े एक बड़े संकट के बारे में। यूक्रेन और यूरोपियन देशों के साथ चल रही टेंशन के बीच रशिया ने आज एक ऐसा फैसला किया जिससे तनाव और बढ़ सकता है। रशिया ने कल मिलिट्री एक्सरसाइज करने का ऐलान किया है। खास बात है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ट्रेडिशनल के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स का भी टेस्ट किया जाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध के अभ्यास को देखने के लिए खुद मौजूद रहेंगे। रशिया ने कहा कि क्रीमिया और ब्लैक सी के करीब होने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्सेस भी शामिल होंगी। और ये एक्सरसाइज ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पश्चिमी देशों को आशंका है जिस तरह रशिया ने अब तक अपने 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किया हुआ है, उसे देखते हुए युद्ध की आशंका तो है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि रशिया ने कहा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।